एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और इस वीडियो में हम पूरे महीने की इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स बहुत ही आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने ये पीडीएफ आपके लिए अटैच किया है, जिसमें इस वीडियो के सारे टॉपिक्स प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो देश के न्यू लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल अपॉइंट हुए। वहीं फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सौंपा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 2 नए सुप्रीम कोर्ट जजेस भी अपॉइंट किए गए हैं, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फुल स्ट्रेंथ भी अचीव कर ली है। नेक्स्ट, अच्छा आपको पता होगा ना कि दिल्ली और न्यू दिल्ली सेम चीज नहीं है और इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली ना कि दिल्ली। मैं मान रही हूँ कि पता होगा, पर ये बताना कि दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी। अब जैसे कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 इंपॉर्टेंट था, वैसे ही दिल्ली के लिए आर्टिकल 239AA बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल है ना, ये 2 चीजें करता है। सबसे पहले ये दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, और दूसरा दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में एस बालकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1991 में 69th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया जो ये क्वेश्चन करता है कि दिल्ली में जो सर्विसेज है उस पर लॉ कौन बना सकता है। ये सवाल क्यों आया? क्योंकि दिल्ली का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है थोड़ा यूनिक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी पावर्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स है। तो सर्विसेज के लिए लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? इसलिए केस फाइल किया गया था। इस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसे हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए ये कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन से अपॉइंटेड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारी सर्विसेज के लिए लॉ बना सकती है एक्सेप्ट 3 चीजें, जो कि है लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। इन 3 चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, बाकी सारी चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा ही सिमिलर ऑर्डर 2018 में एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुनाया गया था। तो ये प्रेजेंट केस में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को सारी सर्विसेज एक्सेप्ट 3 चीजों के लिए लॉ बनाने का पावर मिल गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हजम थोड़ी ना होगा, तो पता उन्होंने क्या किया, इस जजमेंट को रिवर्स करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जो ये कहता है कि सारी सर्विसेज पर लॉ बनाने का पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ ही एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल किया गया इस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए। आने वाले महीनों में देखेंगे इस रिव्यू पिटिशन का क्या होता है। क्लैट की डेट्स आ चुकी है, तो ये है मेरे क्लैट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज जिसमें हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करते हैं, उसे बहुत ही आसानी से आपको समझाते हैं। क्यों? ताकि आपको एग्जाम से डर ना लगे, आप लॉजिकली अप्रोच कर सको। तो इन कोर्सेज में आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, कोई भी अगर जजमेंट आता है तो तुरंत अपडेट मिलता है कि इतने बड़े जजमेंट में कौन से पार्ट है जो आपको पढ़ने चाहिए, कौन से पार्ट है जो आपको याद करने चाहिए। तो बिना डरे अगर आपको क्लैट को अप्रोच करना है एक प्रॉपर गाइड के साथ, तो इस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है मणिपुर क्राइसिस। मणिपुर में क्या चल रहा है ये समझने के लिए हमें मणिपुर की डेमोग्राफी को समझने की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं। पहला है हिल एरिया, जो 90% लैंड है, जिसमें क्रिश्चियंस मेनली नागा और कुकी ट्राइब रहते हैं। और रिसेंटली चंद्रपुर, जहां पर सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ, वो एक हिल डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है वैली, यहाँ पर मेटी रहते हैं जो कि हिंदूज है। वो 10% ऑफ द लैंड में रहते हैं, पर टोटल पॉपुलेशन में 60% इनका है। मणिपुर में वॉयलेंस का मेन ट्रिगर पॉइंट तब था जब मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड करने को कंसिडर करने के लिए कहा, जिसके अगेंस्ट हिल एरियाज मतलब नागा और कुकी ट्राइब में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इनका कहना यह था कि अगर मेती कम्युनिटी इतनी एडवांस्ड है तो उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की क्या जरूरत है। इसके अगेंस्ट 10 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें दोनों साइड के क्लैशेस हुए। इसके बाद मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई और कर्फ्यू इंपोज किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया है कि ये इन जगहों पे प्रॉपर कैंप्स एस्टैब्लिश करे ताकि डिस्प्लेस्ड लोगों को एडिक्वेट रिलीफ मिल सके, और इन कैंप्स में प्रॉपर फूड और मेडिकल सप्लाईज प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो स्टेप्स है ना, ये ऑनगोइंग वॉयलेंस को कम करने के लिए सही है, पर जो मेन मुद्दा है रिजर्वेशन का, इससे हम अच्छी तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद 2014 से चली आ रही एक डिबेट को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने सॉल्व किया, जिसे जस्टिस KM जोसेफ हेड कर रहे थे। इस डिबेट का नाम है जलीकट्टू। जलीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल के समय खेले जाने वाला एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है। अब 2014 से क्या डिबेट चल रही थी, इसे जल्दी से समझते हैं।
तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पोर्ट पर बैन लगाया। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। इवन कमल हसन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स भी इस स्पोर्ट के सपोर्ट पे सामने आने लगे। इतने सारे प्रोटेस्ट को देखते हुए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और जल्लीकट्टू को काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ किया। अब इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग पीटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि इस ऑर्डिनेंस को क्वॉश किया जाए। 2018 में 2 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई जिन्होंने सारे केसेस को क्लब किया और 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फॉरवर्ड किया, जिस पे जजमेंट आया। इस बेंच ने जल्लीकट्टू के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स को अलाउ किया और 2 मेन रीजंस दी। सबसे पहला कि इस स्पोर्ट में क्योंकि कोई वेपन नहीं यूज किया जाता इसलिए इसे ब्लडी स्पोर्ट नहीं कह सकते, और दूसरा इस गेम का इंटेंशन एनिमल को हार्म करना नहीं है, इसलिए गेम वैलिड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस साल के सबसे बड़े पॉलिटिकल टसल के बारे में, यानी शिवसेना वर्सेस शिवसेना। इस केस की एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है, चलिए उसे समझते हैं। ये केस फाइल किया गया है जानने के लिए कि रियल शिवसेना कौन है। इस केस की एक अच्छी स्टोरी लाइन है, तो चलिए देखते हैं। 2019 में महाराष्ट्र के इलेक्शंस में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार बनी। ये एक कोalition गवर्नमेंट थी बिटवीन एनसीपी, आईएनसी और शिवसेना, और उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद जून 2022 में एकनाथ शिंदे और 37 एमएलएज ने एमवीए के अगेंस्ट रिबेल किया। उनका कहना था कि एमवीए शिवसेना की आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट जा रहा है। इसके बाद पूरी पार्टी शिंदे फैक्शन और ठाकरे फैक्शन में बढ़ गई। इस टसल के बीच दोनों फ्रैक्शंस ने एक दूसरे के अगेंस्ट काफी कुछ किया। अल्टीमेटली गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट करने का ऑर्डर दिया। ठाकरे फ्रैक्शन ने इस फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया, बट कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। अब उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट दिए ही चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, जिस वजह से शिंदे फ्रैक्शन ने बीजेपी के साथ मिलकर एक नई अलायंस बनाई और शिंदे बन गए चीफ मिनिस्टर। इसके बाद सारे केसेस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुनना चालू किया और अपना डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मैटर में लीडिंग केस है नाबम रेबिया का, जो स्पीकर फेसिंग रिमूवल के बारे में बात करता है, पर इस केस को रिकंसिडर करने के लिए लार्जर बेंच को रेफर किया गया है और जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता स्पीकर ही डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग डिसाइड कर सकता है, ऐसा कहा। अब आगे क्या क्या हुआ ये देखते हैं। सबसे पहला, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग में स्पीकर का फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है तो कोर्ट उस पर इंटरवीन नहीं करेगी। दूसरा, गवर्नर का फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करना जस्टिफाइड नहीं था, बट सिंस उद्धव ठाकरे बिना फ्लोर टेस्ट फेस किए ही रिजाइन कर दिए तो अब कोर्ट इस इश्यू में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके बाद जो नए स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ है उसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अपॉइंट किया गया है, इसीलिए कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। इस रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को बीजेपी की सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म करने के फेवर में डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए फ्लोर टेस्ट सही नहीं है और गवर्नर कोई भी इंटर पार्टी या इंट्रा पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का ये इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कपल को इंस्टेंट डाइवोर्स ग्रांट किया। इस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 को समझना। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। ये प्रोविजन कब कब आता है? जब कोई भी लॉ या स्टैट्यूट है वो रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर पाता, तब हम इस प्रोविजन को यूज करते हुए रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, स्पेसिफिकली हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं, बट हिंदू मैरिज एक्ट में इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस केस में इंटरवीन करना पड़ा और डाइवोर्स लॉज में एक बैक विंडो क्रिएट हुआ। इस केस में ब्रेकडाउन के कुछ फैक्टर्स एस्टैब्लिश किए गए इंस्टेंट डाइवोर्स ग्रांट करने से पहले, जैसे मैरिज के बाद कपल्स कितने टाइम से साथ रह रहे थे, लास्ट कोहैबिटेशन कब हुआ, कपल्स ने एक दूसरे की फैमिलीज को क्या क्या कहा, अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें क्या ऑर्डर है, और भी बहुत सारी चीजें। अगर सारी चीजें सेटिस्फाई होती है तो इंस्टेंट डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। पर कोर्ट ने इस पे एक चीज और कही कि कोर्ट इंस्टेंट डाइवोर्स ग्रांट तो कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब सारे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट आने लगे, नहीं, उसके लिए फैमिली कोर्ट है। दूसरा, कपल्स जो है वो इंस्टेंट डाइवोर्स को एज अ मैटर ऑफ राइट ट्रीट नहीं कर सकते। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि उन्हें वो प्ली एंटरटेन करनी है या नहीं। ये केस को सुनते वक्त सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसे हेड करे थे जस्टिस एसके कौल। इंडिया में ना कई सारी अच्छी पॉलिसीज है, पर उनका इंप्लीमेंटेशन काफी वीक। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में सिर्फ पॉलिसी लाने से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉश एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसे आज 10 साल हो चुके हैं। ये एक्ट कहता है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय
एम्प्लॉइज हो वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए जहां पर एम्प्लॉइज सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्टिंग कर सके। पर एक रीसेंट सर्वे में ये पाया गया कि इंडिया की आधे से ज्यादा स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है ही नहीं। इन सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा, प्लस कुछ डायरेक्शंस भी इशू किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट, इन लॉज को वो इग्नोर नहीं कर सकती। वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉइज सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्टिंग कर सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स कवर किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें ये सारे टॉपिक्स प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड असेसमेंट भी मिल जाएंगे। तो उस फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये है मेरे क्लास से रिलेटेड कुछ कोर्सेज जिसमें हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करते हैं, उसे बहुत ही आसानी से आपको समझाते हैं। क्यों? ताकि आपको एग्जाम से डर ना लगे, आप लॉजिकली अप्रोच कर सको। तो इन कोर्सेज में आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, कोई भी अगर जजमेंट आता है तो तुरंत अपडेट मिलता है कि इतने बड़े जजमेंट में कौन से पार्ट्स है जो आपको पढ़ने चाहिए, कौन से पार्ट्स है जो आपको याद करने चाहिए। तो बिना डरे अगर आपको क्लैट को अप्रोच करना है एक प्रॉपर गाइड के साथ, तो इस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।